मेरा देवर रोज मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊँगा, उनसे छू कर आपको बताना है कि वह चीज़ क्या है। अगर आपने सही जवाब दिया और आप जीत गई तो फिर मैं आपको 500 रुपये दूँगा। मैं मान गई। मैंने जब उस चीज़ को हाथ लगाया तो वह लंबी और नरम सी थी। मैं घबराई और पट्टी हटाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि देवर ने तो मेरे हाथ में मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र जब 17 साल की थी तो मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। एक रात को मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेटकर सो रही थी कि तभी मेरे पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। शोर सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो पापा मुझसे कहने लगे कि बताओ वह आदमी कौन था। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा मुझसे क्या पूछ रहे हैं। वह कहने लगे कि अभी अभी मैंने तुम्हारे कमरे से एक आदमी को निकलते हुए देखा है। तुम्हारा ये चक्कर उसके साथ कब से चल रहा है। मैंने पापा से कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो चुपचाप आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला, पर पापा अपने आगे मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि हो सकता है कोई चोर हमारे घर में चोरी करने के लिए आया हो और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकल कर जा रहा हो तो आपने उसे देख लिया और आपको गलतफहमी हो गई। पापा कहने लगे कि वह मुझे देखते ही भागने लगा। मैंने कहा तो चोर ने आपको सामने देखा तो वह डर गया होगा कि कहीं आप उसे पकड़ ना लो, बस इसीलिए वह भाग गया। पर पापा मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने तुरंत ही पूरे घर की तलाशी ली तो कहने लगे कि अगर वह चोर था तो कोई भी चीज़ कहीं से गायब क्यों नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि वह तुम्हारा आशिक ही था। मैंने उनसे कहा हो सकता है वह सभी कमरों में गया हो, लेकिन उसे किसी भी सामान के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वह कुछ लेकर नहीं जा पाया। पापा कहने लगे कि उतनी देर से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। वह मुझसे बुरी तरह से नाराज़ हो गए और फिर उन्होंने मुझे पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि वह तेरा कोई आशिक ही था, क्योंकि अगर चोर होता तो कुछ ना कुछ तो लेकर ज़रूर जाता। पापा ने मुझे बहुत मारा और फिर अगले दिन ही उन्होंने मेरी शादी करने का फ़ैसला सुना दिया। मेरी माँ ने पापा को समझाने की कोशिश भी की कि पूरा सच जाने बगैर तुम बच्ची की ज़िंदगी का फ़ैसला ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम तो उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हो। समझने की कोशिश करो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। हमारे पूरे परिवार में कम उम्र में किसी की भी शादी नहीं की जाती। लेकिन पापा कहने लगे कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को इसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना समझना, मेरी बात मानो। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, ना ही बेवकूफ़ हूँ, बल्कि मैं बस यही चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये कोई गुल खिला दे और हमारी नाक कटवा दे, मैं अब इसकी शादी करवा दूँगा। क्योंकि वह आदमी कल इसके कमरे में था। न जाने वह और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे और आगे और पता नहीं क्या करें। मेरे पापा इस तरह की बातें कर रहे थे जैसी उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को पूरा यकीन था कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ। न जाने वह शख्स कौन था जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला गया। मैं मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर मेरा उसके साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बड़ी पागल हूँ कि उसे घर पर ही बुला लेती। मुझे तो खुद पता है कि मेरे पापा बाहर सोया करते हैं और वह हमें आराम से पकड़ सकते हैं। पापा अपनी इज्जत और सम्मान को लेकर उस वक्त इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने ज़्यादा सोचा समझा नहीं और जल्दी जल्दी में ही जो भी रिश्ता मिला वहाँ मेरी शादी तय कर दी। जिस घर में मेरी शादी हो रही थी वहाँ मेरा पति, देवर, सास और एक छोटी नंद रहते थे। वह लोग हमसे बहुत ज़्यादा गरीब थे और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग भी थे। जब मेरी उनसे शादी तय हुई तो उन लोगों के बारे में जो भी जानकारी थी वह पहले ही मुझ तक पहुंच गई, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके ही मोहल्ले में रहती थी, जिसे जब ये पता चला कि मेरी उस घर में शादी हो रही है
तो उसने मुझे बताया कि वह लोग तो बड़े ही अजीब लोग हैं। उनके यहाँ हर समय गाने बजाने की आवाज़ें आती रहती हैं। मोहल्ले में किसी के भी यहाँ शादी होती है तो फिर सास ननद वहाँ चली जाती हैं और बहुत ही अजीब और बेहुदा कपड़े पहनकर उन शादियों में डांस करती हैं। उन लोगों को किसी की भी कोई परवाह नहीं है, बल्कि उनके घर में किसी को किसी की नहीं पड़ी। ना बेटे को माँ की फिक्र है और ना ही माँ को बेटे की फिक्र है। और उनकी बहन तो ऐसी है कि उसने सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। वो बोली, तुम ऐसे गंदे लोगों में जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, ज़िंदगी तो मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे पापा ने मुझे जानवरों की तरह मारा है और वह मेरी अब शादी करवा कर ही मानेंगे। इस बात को लेकर मेरे घर में भी कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ भी अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। मेरे पति का नाम रवि था। उन लोगों का रवैया हमारे साथ ठीक ही था। मेरे घर वालों ने उनसे कहा कि वह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए वह लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी ज़्यादा कोई शादी पर खर्च नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कुछ ज़रूरी रस्में करने के बाद ही हमारी शादी हो गई। मैं अपने 2 छोटे भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन फिर भी मेरी शादी बिल्कुल ऐसे करी गई थी जैसे कि किसी की मैयत हो। मैं अपने ससुराल विदा होकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, इसीलिए मजबूरन मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। अपने ससुराल पहुंचकर जब मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, तो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने घूंघट उठाकर देखा तो मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया। उस रात उसे अपने कमरे में देखकर मैं बुरी तरह से चौंकी और मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह मुझसे कहने लगा, भाभी आप फिक्र ना करें, आपकी शादी मेरे भाई से हुई है, लेकिन मैं तो बस इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि आज यहाँ पर इसका क्या काम है और ये मेरे कमरे में सोने क्यों आया है। मैंने उससे कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो वह अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं भला यहाँ सोने के लिए क्यों आऊँगा। मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ देखने का कोई शौक़ नहीं है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बड़ी हैरान थी कि ये लड़का किस तरह की फिजूल बातें मुझसे कर रहा है। फिर वह मुझसे कहने लगा कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि भैया अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो सो जाएं, और अगर आप नहीं सोना चाहती हैं तो मैं 2-3 घंटे तक आपके साथ बैठकर हंसी मजाक कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, जबकि मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने उससे उस वक्त झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे साथ इस कमरे में 2-3 घंटे तक बैठे, क्योंकि उसका मेरे पास आखिर काम ही क्या था। फिर वह अचानक ही मुझसे कहने लगा कि अरे आप 2 घंटे बाद सो लेना, अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। वह बोला कि भाभी और देवर का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि भाभी और देवर का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को अब मैं क्या समझाऊं। मैंने उससे एक बार फिर कहा कि नहीं, मुझे नींद आ रही है, और मैं उसके सामने लेटकर चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगी। थोड़ी देर वह मुझे खड़े होकर टुकुर टुकुर देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। मुझे अपनी सहेली की वह बात याद आई जो मुझसे कह रही थी कि उन लोगों को किसी बात का लिहाज नहीं। मैं सोचने लगी, ये बात बताने के लिए मेरी ननद भी तो आ सकती थी। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए मैं चुपचाप लेटी रही। 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में आया। तब मैंने उसे शादी के बाद पहली बार देखा। उसे देखकर मैंने यही सोचा कि शुक्र है, कम से कम ये दिखने में ठीक ठाक तो लगता है। मतलब वो वैसे ही थे जैसा एक नॉर्मल लड़का होता है। कमरे में आने के बाद मेरे पति ने मुझसे कोई ख़ास बातचीत नहीं की। मैंने भी सोचा कि कौन सा ये हमारी शादी मोहब्बत की शादी है, शायद इसी हवाले से वह मेरा उतना लिहाज भी नहीं कर रहा है और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत
बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मैंने अपनी ननद को देखा तो वह वाकई में बड़ी बेशर्म सी थी। कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनकर सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाया करती थी और कहती कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उन लोगों ने मेरे सर पर ही सारे घर का काम डाल दिया था। मेरी सास तो पूरे दिन बैठकर अजीब तरह के ड्रामा टीवी पर देखती रहती या फिर अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ती, पर वह किताबें भी बड़ी अजीबोगरीब पढ़ा करती थी। मैंने सोचा उनकी उम्र तो कुछ धार्मिक किताबें पढ़ने की हैं, पूजा पाठ की है, लेकिन इस सब से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। उस घर में हर कोई बहुत अजीब था। टीवी लगा हुआ था तो उसे इतनी तेज़ तेज़ चलाते कि पूरे घर में शोर होता रहता, चाहे कोई सो ही क्यों ना रहा हो, लेकिन कोई भी टीवी की आवाज़ धीमी नहीं करता। मेरी शादी के 2-3 दिन के बाद ही मेरे देवर ने अचानक से घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि उसे भी शादी करनी है। मेरी सास ने उसे समझाया कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वह तो किसी बच्चे की तरह शादी के लिए मचल रहा था। कहने लगा कि भाई की भी तो शादी हो गई है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, लेकिन शादी की समझ उसे बहुत अच्छे से थी। एक बार तो मैंने उसे अपना पैंट उतारे खड़े देखा, वह ना जाने क्या कर रहा था, पर मैंने जब उसे इस तरह से देखा तो तुरंत ही भागकर वहाँ से चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे देख ले कि मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वह मेरे साथ क्या करता। उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं था। फिर एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊँगा और फिर आपको बताना है कि वह चीज़ क्या है। अगर आपने मेरी उस चीज़ को पहचान लिया और सही जवाब दिया तो मैं आपको 500 रुपये इनाम में दूंगा। मैंने उसे कहा कि मुझे इस तरह का कोई भी खेल नहीं खेलना है, मेरे सर में इस वक्त दर्द हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। बहाना बनाकर मैंने उस वक्त उसे अपने कमरे से भगा दिया। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। मेरे पति को मुझसे कोई खास मतलब नहीं था। फिर तो ऐसा हुआ कि मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें रुपए पैसों की आखिर ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वह तो घर में मिल ही रही है, खाना तो घर में बनता ही है, टीवी भी सभी लोग साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए अलग से मोबाइल की भी कोई ज़रूरत नहीं। और कपड़ों की बात रही तो वह तो अभी तुम्हारी शादी में नए खरीदे ही गए। अब जब आगे कभी कपड़े ख़राब होंगे तो फिर दोबारा से बनवा दूंगा। जब मौसम बदलेगा तो माँ खुद ही टेलर के पास जाकर अपने सूट सिलवा देती है। तुम भी अपनी पसंद बता देना, वह तुम्हारे लिए भी सिलवा देगी। मुझे अपने पति की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आखिर अपनी पत्नी को खर्च का पैसा देना एक पति का फ़र्ज होता है, लेकिन वह तो अपना फ़र्ज निभाने से साफ इनकार करने लगा, जबकि शादी के बाद तो मेरी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। पर वह तो मेरी जिम्मेदारी उठाने से सीधा सीधा पल्ला झाड़ना चाह रहा था। मेरे मन में ख्याल आने लगा कि मेरी भी गलती है। मैंने देखा था कि जब भी लड़कियों की नई नई शादी होती थी तो वह अपने रंग रूप दिखाकर अपने पति को अपने काबू में कर लेती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और आज उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा था कि मेरा पति तो मेरे काबू में रहा ही नहीं। लेकिन मैं भी क्या करती, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं होता था। इसीलिए उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी क्या आप मेरे साथ वह वाला खेल खेलेंगी जिसमें मैं आपको 500 रुपये इनाम में दूंगा। मैं भी मन में सोचने लगी कि मैं भी 500 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने उससे कहा बताओ क्या करना है। मैंने सोचा वैसे ही इसका दिमाग तो बच्चों वाला है, ये ज़रूर कोई बच्चों वाला खेल ही मेरे साथ खेलेगा। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ पकड़ाऊंगा, आपको उसे छूकर मुझे बताना है कि वह चीज़ क्या है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझसे कहा कि अपने हाथ आगे करिए। कहने लगा कि अगर आपने नहीं पहचान पाया
तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे ये बात नहीं बताऊंगी कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आखिर ऐसी क्या चीज़ होगी, मैं जहाँ तक है पहचान ही लूँगी। फिर उसने मेरी आँख पर पट्टी बांधी और मेरे हाथ में कोई चीज़ पकड़ाई जो बड़ी ही नरम सी लग रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या है। और वह मुझे बार बार पूछे जा रहा था कि बताओ बताओ ये क्या है। लेकिन मैं बहुत देर समझने की कोशिश करती रही, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह नरम सी चीज़ क्या थी। इसलिए उसने मेरी आँखों की पट्टी खोल दी। मैंने उसे कहा कि वह क्या था, तो कहने लगा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब आप हार गई हैं, इसीलिए अब आपको मुझे 500 रुपये देने ही होंगे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाई कि वह क्या चीज़ थी। अच्छा खासा 500 रुपये कमाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया था। अभी 2-3 दिन ही बीते थे कि एक बार फिर से मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा कि अगर आज आप जीत गईं तो मैं आपको 1000 रुपये दूँगा, लेकिन अगर आप हार गईं तो फिर आप मुझे 1000 रुपये देना। मैंने उससे कहा ठीक है, लेकिन खेल क्या है? तो कहने लगा कि मैं आपको 5 चीज़ें खाने के लिए दूँगा, फिर आपको बताना होगा कि वह क्या है। जब आप 5 चीज़ों के सही नाम बता देंगी तब मैं आपको 1000 रुपये दे दूँगा, और अगर किसी एक का भी नाम नहीं बता पाई तो आप हार जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद एक एक करके वह मेरे मुंह में कोई ना कोई चीज़ खिलाता रहा और मैं उसके नाम बताती गई, लेकिन आखिरी चीज़ जो उसने मेरे मुंह में डाली उसका मुझे कोई ख़ास स्वाद ही नहीं लगा। वह थोड़ी नरम सी थी और लंबी सी थी। जब मैं उसका नाम नहीं बता पा रही थी तो वह बड़ा ही खुश होता और बार बार कहता कि एक बार और आपके मुंह में डालूं, फिर आप बताइएगा कि वह क्या है। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है जिसका कोई ख़ास स्वाद ही नहीं आ रहा और इतनी नरम सी है। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं उस दिन भी हार गई। वह मुझसे फिर से पैसे मांगने लगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूँगी, अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं। वह मुझसे बोला क्यों भैया आपको पैसे नहीं देते? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह कहने लगा चलिए कोई बात नहीं, अब आपके पास मेरे 1000 रुपये हो गए। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं उसके साथ कोई खेल नहीं खेलूँगी। अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो उसे दे दूँगी, मगर फ़िलहाल तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने 2 दफ़ा कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उससे एक बार भी नहीं जीत सकी। अगर जीत जाती तो आज मेरे पास 1000 रुपये होते, उससे मैं अपने लिए कोई भी चीज़ ले सकती थी। अगर मैं अपने घर जाती तो हमेशा की तरह मुझे खाली हाथ ना जाना पड़ता, क्योंकि मैं जब भी अपने घर जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज़ खरीद कर लेकर जाऊं, क्योंकि मेरे दोनों भाई अभी काफ़ी छोटे थे और वह स्कूल में पढ़ते थे। वह जब भी देखते होंगे कि उनकी दीदी घर आई है तो मन में सोचते तो होंगे ही कि शायद मेरी दीदी मेरे लिए कोई चीज़ लाई होगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते थे जो मैं अपने भाइयों के लिए कुछ लेकर जाती। पापा तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मेरी उदासी देखकर माँ मुझसे कहती कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये आदमी ऐसे ही होते हैं, इसलिए तुम भी कभी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि ये आदमी हम औरतों का भी भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि क्या अपने पति पर भी नहीं? तो माँ कहने लगी हाँ, पति पर भी नहीं, क्योंकि वह भी तो एक आदमी ही है। औरत अगर आदमी की मोहब्बत पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है, और अगर वह उसकी मोहब्बत पर इतराती है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ और गुरूर करती है, तो वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। मैं जब अपने मायके से लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरी ननद कुछ अजीब सा खाने के लिए पका रही थी। मैं सोचने लगी कि इसे तो खाना पकाने की आदत नहीं है, ये तो अक्सर बाज़ार से ही खाना मंगवाया करती थी, खुद तो पकाकर यह कभी नहीं खाती।
फिर आज ये खुद से खाना कैसे बना रही है? दाल रोटी तो इसको पसंद ही नहीं थी। कभी कभी तो मैंने देखा था कि घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रख कर चला जाता था और मेरी ननद चुपचाप जाकर वहाँ से उठा लेती थी। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वह खाना होटल का होता था। इतनी तो बेवकूफ़ मैं नहीं थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरी ननद ने कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती कर रखी है जिनसे वह खाने पीने की चीज़ें मंगवाती है। अभी मैं खड़े होकर यही सब सोच रही थी कि तभी मेरा देवर वहाँ आ गया। तो मैंने उसकी बहन के सामने ही उससे कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेली थी वह अपनी बहन के साथ खेलो और उसके साथ भी शर्त लगाओ। हो सकता है कि तुम्हारी बहन पहचान ले। मेरी ननद हम दोनों की बात सुनकर पूछने लगी, कौन सी गेम और कौन सी शर्त की बात कर रही हो आप भाभी? मैं भी खेलूँगी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। उसने मेरी बात सुनकर खुश होते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो मैं ज़रूर खेलूँगी। लेकिन मेरा देवर कहने लगा कि नहीं, मैं इसके साथ ये खेल नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? क्यों नहीं उसके साथ शर्त लगा सकते? सिर्फ मेरे साथ ही लगा सकते हो? वह तो तुम्हारी बहन है। तो देवर गुस्से में कहने लगा, अब भाभी मैं आपके साथ भी नहीं खेलूँगा और अब आप इस गेम के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मेरी ननद मुझसे पूछने लगी कि आखिर ये गेम का पूरा मामला क्या है, तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह मुझसे बोली, भाभी मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, ये जो मेरा भाई है ये बचपन में एक गड्ढे में गिर गया था और उसके सर में उस वक्त चोट लग गई थी। तब से ये पागल है। इसीलिए आप इसकी किसी भी बात में मत आइएगा और इसकी किसी भी बात को दिल पर भी मत लीजिएगा। ये हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और इसकी इस हरकत के बारे में भैया को मत बताइएगा, नहीं तो वह इसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी उसको ऐसे ही मारते थे जब भी ये कोई इस तरह से हरकत करता था। मैंने सोचा मेरी ननद मुझसे मजाक कर रही है कि उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि भाई बहनों में तो इस तरह की टांग खींचने वाले मजाक चलते रहते हैं। मैं भी कभी मजाक में अपने भाइयों को कहती थी कि तुम्हें तो हम लोग कूड़ेदान से उठाकर लाए थे, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। यही सोचकर मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने देवर से खुद ही कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। वो मुझसे कहने लगा, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा अगर आप जीती तो मैं आपको 1500 रुपये दूँगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस बार तो मैं जीत कर ही रहूँगी। लेकिन मेरी बुरी किस्मत, मैं इस बार भी पहचान नहीं पाई। फिर मैं सोचने लगी कि जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेले तो शायद ही है जो वह जीत सके। अब मैं उसके साथ चीटिंग करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी बार एक बार फिर से शर्त लगाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 रुपये देना और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें पूरे 5000 रुपये दूंगी। मेरा देवर तो इस बात पर बहुत खुश हो गया। कहने लगा, लगता है भैया ने आपको खर्चे के लिए काफ़ी सारे पैसे दिए हैं। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और फिर ये तो शर्त ही ऐसी है, इसमें ये थोड़े ना देखा जाता है कि कितने पैसे लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ये शर्त पर ज़रूर खेलूँगी। मेरा देवर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, कल तो बहुत मज़ा आएगा। वो बोला, अगर आप हार गईं तो पूरे 5000 रुपये देने होंगे। पहले भी आप कई बार मुझसे हार चुकी हैं, लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूँगी, पर तुम भी अपने पैसे तैयार रखना। हम लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरा पति वहाँ पर आ गया। मेरा पति जब भी घर आता था तो अक्सर हम लोगों को पता ही नहीं चलता था, पर उनके आते ही मुझे ये खुद से समझना पड़ता था कि अब मुझे अपने कमरे में जाना है। इसीलिए मैं चुपचाप उन्हें देखते ही कमरे में पहुंच जाती थी और मेरा पति अपने ज़रूरी काम मुझे बताने लगता था कि मेरे लिए चाय बना लाओ, मेरे कपड़े निकाल दो, वगैरह वगैरह। मैं जब कमरे में पहुंची तो वह मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे भाई से क्या बातें कर रही थी? तुम्हें पता है वह एक पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब?
आपकी बहन भी यही कहती है कि वह पागल है और आप भी यही कह रहे हैं। तो मेरे पति कहने लगे कि उसका दिमाग खराब है, इसलिए उससे दूर रहा करो। यही बात करते करते मेरा पति अचानक से दूसरी बातें करने लगता। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि फिजूल की बातें करना तो तुम्हारे खानदान की बीमारी है, क्योंकि मेरी सास भी मुझसे ऐसे सवाल करती थी जो एक सास कभी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में तो इनको पता ही नहीं था कि उसने सारे मोहल्ले से अपने ताल्लुक़ रख रखे थे, और इनके खुद के बारे में भी मैं क्या कहूँ, न जाने शादी से पहले क्या करते हों। मैंने अपने पति से कहा ठीक है, मैं उससे दूर ही रहूँगी, और उनको शर्त वाली बात नहीं बताई। लेकिन मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की सालगिरह आ रही थी। हम लोग हर साल अपने भाइयों की सालगिरह धूमधाम से मनाते थे, और मैंने इस बार उसे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी जो पूरे 3000 रुपये की थी। बस इसीलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पहले मैंने वह पैसे पति से भी मांगे थे, लेकिन उसने तो मुझे साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि सालगिरह ही तो है। मेरा दिल तो किया कि मैं उसे अभी जवाब दूं, लेकिन फिर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैं खामोश रह गई। मैंने उस चीज़ को आज तक कभी नहीं देखा था जो मेरा देवर मुझे पकड़ाता था, लेकिन मुझे उस चीज़ को महसूस करके उसके एहसास के बारे में मैं सोच रही थी कि वह बहुत नरम सी थी। उसके ऊपर बाल भी थे, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी। एक तो जब मैं आंखें खोलती तो वह अपनी उस चीज़ को गायब कर देता था। इसीलिए इस बार मैंने एक ट्रिक अपनाई। इस दफ़ा मैं अपना कपड़ा ले गई। इसीलिए जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी बांधनी है, तो मैंने कहा कि दुपट्टे से मेरे आँख पर पट्टी बांध दो। मेरी बात वह मान गया। उसने मेरी आँखों पर वह दुपट्टा बांध दिया। वो बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े का था, जिससे मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज़ पकड़ा दी, और जैसे ही मैंने वह चीज़ पकड़ी, मैं बुरी तरह से चिल्लाई, और मैंने फ़ौरन ही अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आँखों से पट्टी हटाई और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा करते हुए। वह मुझसे कहने लगा कि मैं इसे पकड़ कर लाया था, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नाम भी रखा है। मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी ये तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरे पति भी वहाँ पर आ गए। मेरी सास और मेरी ननद ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देख लिया। मेरी सास ने देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जाओ, इस पिल्ले को जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं पर छोड़ कर आओ। ये तुम्हें कहीं काट ना ले। अगर उसने काट लिया तो तुम मर जाओगे। इसे यहाँ से बाहर फेंको। उसके बाद मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो वह मुझसे कहने लगे कि हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे कि ये पागल है। तुम्हें क्या लगा कि हम क्या कोई मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, ये तो सच में पागल है। मैं तो हैरान रह गई कि इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था। फिर मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि एक बार इसको बहुत बुरी तरह से बुखार आया था, जो इसके दिमाग पर असर कर गया। उसके बाद से ये इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी कभी ये बहुत ही गंदी बातें करने लग जाता है, इसीलिए हम लोग भी इससे ज़्यादा बातें नहीं करते। हमने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया है। वह ना तो पढ़ाई लिखाई करता है और ना ही कोई काम। उसका व्यवहार भी अचानक से बदल जाता है। ये जानवरों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहता है, इसीलिए कभी भी कोई भी जानवर उठा कर ले आता है। कभी किसी जानवर का बच्चा ले आता है तो कभी कुत्ते के बच्चे को उठा कर ले आता है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। अब मैं सोचने लगी कि ना जाने उसने उस दिन मेरे मुंह में क्या डाला होगा। जब मैं कमरे में आई तो मैंने अपने पति को बताया कि दरअसल मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें क्या मैंने खर्चा देने से मना किया था? मैंने ये तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे कहोगी ही नहीं। तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगी तो फिर किससे मांगोगी? मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और फिर मैंने उसे अपनी सख्त ज़रूरत के बारे में बताया। तो फिर उसने मुझे अपने भाई के लिए वह वीडियो गेम खरीदने के पैसे दे दिए। उस दिन के बाद से मैं अपने देवर से दूर रहने लगी थी, पर अब मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि मेरे ससुराल वाले इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि मैंने आज तक उन्हें समझा था।
दरअसल अगर किसी को लेकर कोई आपसे पहले ही कुछ कह देता है तो हमारी विचारधारा सामने वाले को लेकर वैसी ही बन जाती है। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। मेरी सहेली ने मुझसे जो भी कहा उसका मेरे दिमाग पर असर था और इसीलिए मैं अपनी सास और ननद और पति को लेकर भी उसी तरह का नज़रिया रख रही थी। मैंने अपने पति से अब बात करना शुरू कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि सब लोग घर में अव्यवस्थित तरीके से क्यों रहते हैं, तो वह कहने लगे कि दरअसल हम लोग शुरुआत से ही हमेशा गरीब रहे हैं, जिस वजह से कोई खास पढ़ लिख नहीं पाए जो हम तौर तरीके सीखते। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरा साथ दें तो हम अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। अब मेरा पति मेरा हर काम में साथ देने लगा था। उनसे पैसे लेकर मैं बाज़ार से कुछ सामान लेकर आई और फिर मैंने अपनी सास और नंद से कहा कि हम तीनों लोग मिलकर घर से अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू करते हैं। मेरी इस बात से वह दोनों भी राज़ी हो गईं और कुछ ही महीनों में हमारा अचार और पापड़ का बिजनेस बहुत अच्छे से चल पड़ा। हम तीनों घर में अचार पापड़ बनाकर तैयार करते और मेरा पति बाज़ार जाकर उन्हें बेच आता, जिससे हमें बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। मैंने अपने ससुराल के घर के हालात बदलने शुरू कर दिए थे। हमने कई सारी नई नई चीज़ें खरीद ली थीं। धीरे धीरे हमारी इतनी कमाई होने लगी कि हमने बाज़ार में एक दुकान खरीद ली और फिर उसमें अपने हाथों से बनाया हुआ सामान रखकर बेचना शुरू कर दिया। फिर हमने अचार पापड़ बनाने वाली मशीन खरीद ली, जिससे हमारी मेहनत काफ़ी कम हो गई। मेरे पति, सास और नंद मुझसे अब बहुत खुश रहते थे और उन्हें मुझ पर बहुत फ़क्र था कि मैंने अपने ससुराल की सूरत ही बदल दी थी। एक दिन मेरे पास मेरी माँ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने जल्दी ही बुलाया है, इसीलिए तुम अभी चली आओ। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई। मैं घबराई हुई अपने मायके पहुंची तो देखा मेरे पापा बुरी तरह से रो रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो मुझे गले से लगा लिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तब मुझे माँ ने बताया कि दरअसल पापा जिस आदमी को लेकर तुम पर शक कर रहे थे और कह रहे थे कि वह तुम्हारा आशिक है, आज उन्हें पता चल गया कि वह तुम्हारा कोई आशिक नहीं बल्कि एक चोर था। आज जब तुम्हारे पापा बाजार गए थे तो कुछ लोग एक आदमी को चोर चोर कहकर पीट रहे थे और जब इन्होंने उसकी शक्ल देखी तब इन्हें याद आया कि ये तो वही आदमी है जिसे मैंने अपनी बेटी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि ये आदमी एक चोर है और कभी लोगों के घरों में तो कभी दुकानों में जाकर चोरी करता है। घर आकर तुम्हारे पापा ने मुझे पूरी बात बताई और फिर वह अपने किए पर शर्मिंदा होने लगे कि मैंने अपनी बेटी की बातों पर यकीन नहीं किया और सिर्फ शक के बिना पर जल्दबाजी में उसकी शादी अपने से निचले परिवार में करके उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। मेरे पापा मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। वह मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो। मैंने कहा कि ऐसा पहले था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। आपको नहीं पता कि अब हम आपसे भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं। ये सुनकर तो मम्मी पापा दोनों ही चौंक गए। उसके बाद मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर मैं अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आई और अब मैंने अपने पति से कहकर एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी में नया मकान खरीद लिया है, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। मेरी सास और नंद भी अब बहुत खुश हैं। मेरे देवर के दिमाग का इलाज भी अब शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वह भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर आप में अपने हालातों को बदलने की क्षमता है तो आप फर्श से अर्श तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।